हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 23 अगस्त 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शन है जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली सब्सक्रिप्शन जो है वो 499 रुपीज़ का है, मंथली 99 रुपीज़ का है और एनसीईआरटी 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद हमारे साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा व्हाट्सएप पे। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट को शेयर करेंगे आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और जो हम लोग अभी करंट अफेयर डिस्कस करने आ रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना वो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है ये जो स्कीम है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका एम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है वो इस स्कीम को की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल लेवल पे। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस स्कीम के बारे में। देखिए हाल में ही ना ये स्कीम जो थी ना वो न्यूज़ में थी। क्यों? क्योंकि इस स्कीम के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना उनके अप्रूवल रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मतलब अप्रूवल रेट ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ के कितना हो गया, 44% रहा है लास्ट के 5 मंथ्स में। कब से कब? अप्रैल से अगस्त तक, फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 में। देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, इन्फॉर्मेशन को पढ़िए और साथ में उसको एनालाइज करिए। एनालाइज करने से फ़ायदा क्या होता है, आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आता है और मेंस के लिए भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं। देखिए आपको जैसे पता है कि मार्च में कोविड-19 का पैंडमिक हुआ था, ठीक है। अब मार्च में हुआ और अप्रैल में ही इसके अंदर जो जितने ही प्रोजेक्ट्स है उसके अप्रूवल रेट को बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेप है कि जिन लोगों की नौकरी मार्च में चली गई है वो इस स्कीम के अंतर्गत नौकरी को फिर से गेन कर पाएँ, ठीक है। और फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये जो स्कीम है ना वो एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है जो कि एडमिनिस्टर करती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो स्कीम है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ना कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसलिए जो स्टेटमेंट 1 था ना वो इनकरेक्ट था। और जो फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि खादी और विलेज जो इंडस्ट्रीज कमीशन है ना वो इसकी नोडल एजेंसी है। ये काम क्या करेगी, ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। ये इम्प्लीमेंटेशन का काम करेगी कहाँ पे? नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस स्कीम के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो एनसीसी के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि एनसीसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि एनसीसी जो था वो 1976 में फॉर्म हुआ था, किसके रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी नॉट करेक्ट है। जहाँ पे नॉट करेक्ट हो जाए वहाँ पे और ज़्यादा ही सावधान हो जाइए और स्टेटमेंट्स को एकदम ध्यान से पढ़िए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है ना वो इनकरेक्ट है यानी नॉट करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। आइए जान लेते हैं एनसीसी के बारे में। देखिए एनसीसी जो था ना वो हाल में ही न्यूज़ में था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये आदेश दिए हैं कि एनसीसी को एक्सपेंड किया जाए। कहाँ पे एक्सपेंड करना है? बॉर्डर और कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है। ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक्सपेंशन होगा एनसीसी का। और एनसीसी जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, ना कि होम अफेयर्स के अंतर्गत, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट था इनकरेक्ट था। फर्दर इन्फॉर्मेशन ये कि एनसीसी जो है ना वो 1948 में फॉर्म हुई थी। रिकमेंडेशन किस कमेटी की थी? एच.एन. कुंजरू कमेटी 1946। तो वहाँ पे स्वर्ण सिंह कमेटी मेंशन था, इसलिए वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एनसीसी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के बारे में है। क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सी क्राइटेरिया के बेस पे स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं क्राइटेरियाज को। पहला क्राइटेरिया कहता है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इनटू वेट, ड्राई, हजार्डियस कैटेगरीज। दूसरा ये कहता है कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग। तीसरा ये कहता है कि परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन ट्री कवर एनुअली। चौथा क्राइटेरिया है सैनिटेशन स्टेटस ऑफ द सिटीज़। तो बताइए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहला, दूसरा और चौथा ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं इस सर्वेक्षण के अंतर्गत। तो इसलिए ऑप्शन बी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन जो क्राइटेरिया थर्ड है वो इनकरेक्ट है। देखिए कितना इजी है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी होता है। नहीं भी आपको पता है, इसके बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन तब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर में और सॉल्व भी कर सकते हैं बिल्कुल करेक्ट। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हवा में गेस करना है। देखिए तरीका क्या होता है, यूपीएससी क्या है ना,
वो टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती है क्वेश्चन को फ्रेम करने में। और आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करेंगे? रीडिंग नॉलेज का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं करना है कि कोई स्पेसिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करना है, रीडिंग नॉलेज का। देखिए अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे ना, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन ट्री कवर एनुअली, यहाँ पे कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन, पहली बात तो इससे रिलेटेड नहीं है। अगर मान लीजिए इससे रिलेशन रख भी लें तो इससे आपको पढ़ के समझ में आ रहा है कहाँ पे एनुअली ट्री कवर को हम मैनेज करेंगे, सिटी के अंतर्गत, पूरे स्टेट के अंतर्गत, कहाँ पे ये होगा, कुछ नहीं बताया इसके बारे में। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मतलब बिल्कुल सी अनक्लियर इन्फॉर्मेशन है और कोई रिलेशन नहीं बनाती है। तो यहाँ से आप बिल्कुल कैप्चर कर सकते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन है ये। और देखिए यूपीएससी ऐसे ऑप्शंस भी बनाती है, जैसे मान लीजिए आपने थर्ड स्टेटमेंट को कहा कि इनकरेक्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थर्ड अगर इनकरेक्ट हो तो ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी ही आपके पास करेक्ट बढ़ता है एलिमिनेशन मेथड से। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर मत किया करिए यूपीएससी में कि नहीं पढ़ा है तो छोड़ दें। लेकिन क्योंकि ऐसे ही ऑप्शंस भी यूपीएससी फ्रेम करता है और ऐसे ही स्टेटमेंट्स भी फ्रेम करता है, जिनको आसानी से देख के आप 100% करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चलिए इस सर्वेक्षण के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। हाँ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो यहाँ पे जो ईयर मेंशन होता है उसको बिल्कुल ध्यान से देख ले, क्योंकि ईयर पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना वो पूरा लास्ट ईयर से और जो कमिंग ईयर है उसमें दोनों में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। और अगर आपने जल्दीबाजी में बस स्वच्छ सर्वेक्षण को देखा और 2021 को नहीं देखा तो फिर क्या होगा कि आप कभी कभार क्या होता है ना 2020 की इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, लगता है कि यार यार हाँ यार मैच तो कर रही है, गलत ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। तो ईयर पे बिल्कुल ध्यान देके तब आगे प्रोसीड करिएगा। चलिए इसके बारे में इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए ये हाल में ही न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि एक नई कैटेगरी को अनाउंस किया गया है, अवार्ड की एक नई कैटेगरी जिसको हाल में ही अनाउंस किया गया है, उसका नाम है प्रेरक दौर सम्मान, ठीक है। प्रेरक दौर सम्मान के अंदर 5 सब कैटेगरीज हैं, उनको भी देख लेते हैं। दिव्य, अनुपम, उज्जवल, उदित, आरोही, इसी के बिहाफ पे अवार्ड का रिप्रेजेंटेशन होगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि देखिए जानते कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2020 था ना वो इवैल्यूएट करता था सिटीज़ को किसके बेसिस पे? पॉपुलेशन कैटेगरी के बेस पे। लेकिन 2021 में क्या हो गया है, 2021 वाले अंतर में 6 इंडिकेटर्स आ गए हैं। 6 इंडिकेटर में से हम लोगों ने 3 इंडिकेटर को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया क्वेश्चन में, रिमेनिंग 3 को भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद है प्रोसेसिंग कैपेसिटी अगेंस्ट वेट वेस्ट जनरेटेड, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेट एंड ड्राई वेस्ट, और परसेंटेज ऑफ वेस्ट गोइंग टू लैंडफिल्स। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थी इस सर्वेक्षण अभियान के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो वुमेन इन साइंस के बारे में है। क्वेश्चन ये कहता है कि कौन कौन से इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं जो प्रमोट करते हैं वुमेन को साइंस के फील्ड में। तो ऑप्शन इस प्रकार हैं: विज्ञान ज्योति स्कीम, गति स्कीम, किरण स्कीम। तो बताइए कौन कौन से स्कीम जो है वो प्रमोट करती है वुमेन को साइंस के फील्ड में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ तीनों की तीनों जो स्कीम है वो प्रमोट करती है वुमेन्स को, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए इस स्कीम के बारे में जान लें। देखिए ये सारी जो स्कीम है ना वो न्यूज़ में थी, क्यों? क्योंकि एसटीआई के अकॉर्डिंग ये देखा जा रहा है कि इंडिया की जो प्राइवेट सेक्टर रिसर्च कंपनी है ना वो बहुत ज़्यादा वुमेन्स को एम्प्लॉय कर रही हैं, किसमें? कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट एजेंसीज। तो गवर्नमेंट को भी लगा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो वुमेन्स को एम्पावर करे साइंस एंड टेक के फील्ड में। तो उन्होंने 3 स्कीम लॉन्च की: विज्ञान ज्योति स्कीम, जेंडर एडवांसमेंट गति स्कीम और किरण स्कीम। तीनों स्कीम का मेन एम यही है कि गर्ल्स को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, जहाँ पे वो क्या करें, हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद ना साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के फील्ड में हायर एजुकेशन को प्राप्त करें। फर्दर ये है कि गति स्कीम में क्या है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है, मतलब आपको पता ही है कि जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादा साइंस के फील्ड में जाते हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। तो यहाँ पे ऐसा चार्टर को फॉर्मेशन करना, ऐसा फ्रेमवर्क बनाना जो एसेस करे जेंडर इक्वालिटी को स्टेम के अंतर्गत। स्टेम का मतलब यही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और जो किरण भी है, किरण के अंदर भी क्या है, वुमेन टैलेंट को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, कहाँ पे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डोमेन में। तो यही सारी स्कीम थी, इसके बारे में यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के उसको। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो आर्या रैंकिंग्स के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट कहता है ये जो इनिशिएटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है ये फोकस करती है इनोवेशन पे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे, कहाँ पे? हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इन रैंकिंग्स के बारे में।
देखिए हाल में ही न्यूज़ में था, क्योंकि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट रैंकिंग जो है वो अनाउंस की गई थी हाल में ही। देखिए ये जो आर्या है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है, तो बिल्कुल इस पहला स्टेटमेंट इसीलिए बिल्कुल करेक्ट था। देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल इससे करेक्ट था कि ये रैंकिंग में किस किस को रखा जाता है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को और यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया को। कुछ इंडिकेटर्स हैं उसके बिहाफ पे ये रैंकिंग डिसाइड की जाती है, और वो इंडिकेटर रिलेटेड है किससे, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से। नीचे कुछ इंडिकेटर लिस्टेड हैं जिनको आप एक बार पढ़ सकते हैं ध्यान से। तो ये आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन थे इस रैंकिंग के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो नीलगिरी बायो रिजर्व के बारे में है। हमें बताना है कि कौन कौन से नेशनल पार्क जो है वो नीलगिरी बायो रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है नागरहोल नेशनल पार्क, दूसरा है मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, तीसरा है बांदीपुर नेशनल पार्क, चौथा है एवारीकुलम नेशनल पार्क। तो बताइए कौन कौन से इस बायो रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1, 2 और 3 ये तीनों जो हैं वो इस बायो रिजर्व के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो करेक्ट हो जाता है। एवारीकुलम इसके अंतर्गत नहीं आता है। आइए जान लेते हैं नीलगिरी बायो रिजर्व के बारे में। देखिए जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना वो एक इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे पड़ता है, वेस्टर्न घाट्स में और नीलगिरी हिल रेंजेस में, कहाँ, साउथ इंडिया में। ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2012 में इसको डिक्लेयर किया गया था। कुछ और यहाँ पे नेशनल पार्क हैं जो लोकेटेड है, उनको भी देख लेते हैं। देखिए अरालम, मधुमलई, मुकुर्ती, नागरहोल, बांदीपुर एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क्स। यहाँ पे आप लोकेशन भी देख सकते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। ये लोकेशन है साउथ इंडिया में, ये केरला वाला रीजन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस नेशनल पार्क के बारे में। आगे भी देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन कुछ और है। ये जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का मैप है, इसमें आप देख सकते हैं सारे नेशनल पार्क इंक्लूडेड है। जैसे बांदीपुर देखिए यहाँ पे, मुकुर्ती है, साइलेंट वैली है। तो इस पर एक बार ज़रूर नज़र दौड़ा लीजिएगा कि कहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो एफडीआई के बारे में है। हमें ये बताना है कि फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 में हाईएस्ट इनफ्लो ऑफ एफडीआई किस कंट्री से हुई थी इंडिया में। तो ऑप्शन है सिंगापुर, यूएसए, जापान एंड मॉरिशस। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका करेक्ट ऑप्शन है सिंगापुर। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में न्यूज़ में था, लगातार 2 साल से जो मॉरिशस थी वो टॉप पे थी एफडीआई के मामले में इंडिया में, लेकिन हाल में ही सिंगापुर ने अपनी पोजीशन को फिर से रीगेन कर लिया है एफडीआई के मामले में 2018-2019 के फाइनेंशियल ईयर में। देखिए इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए 2015-16 में ना सिंगापुर टॉप पे थी 13.7 बिलियन यूएस डॉलर के अचीव, मतलब इस इतने डॉलर को अचीव करके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2016 और 2017 वाले जो फाइनेंशियल ईयर में मॉरिशस टॉप पे थी। अब इन 2 सालों के बाद सिंगापुर ने फिर से अपनी पोजीशन को अचीव कर लिया 2018 से लेकर 2019 के फाइनेंशियल ईयर में। और जो 3rd, 4th, 5th जो पोजीशन है वो शेयर की गई है नीदरलैंड, यूएसए और जापान के द्वारा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एफडीआई के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो इंडियन ओशन कमीशन के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इंडियन ओशन कमीशन जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लिंक करती है अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशंस को। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि चाइना और इंडिया जो है वो ऑब्जर्वर हैं इंडियन ओशन कमीशन के। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन को। देखिए जो इंडियन ओशन कमीशन है ना वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लिंक करेगा अफ्रीका इंडियन ओशन नेशंस को, ठीक है। इसमें कुछ कंट्रीज जैसे कॉमरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन ऑफ फ्रांस, सेशल्स। देखिए इसके 5 ऑब्जर्वर है कौन, चाइना, इंडिया, माल्टा, यूरोपियन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन इंटरस्टेलर डीला फ्रैंकोफिनी। इसको क्रिएट किया गया था 1982 में पोर्ट लुइस में जो कि मॉरिशस में है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स को भी आइए देख लेते हैं। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन होगा, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कोऑपरेशन होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में, और कोऑपरेशन होगा किस फील्ड में, एग्रीकल्चर, मैरीटाइम, फिशिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम। स्ट्रेंथन भी करेगा किसको, रीजनल कल्चरल आइडेंटिटी को, और कोऑपरेशन होगा कल्चरल, साइंटिफिक, टेक्निकल, एजुकेशन एंड जुडिशियल फील्ड्स में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इंडियन ओशन कमीशन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 9 में कुछ स्टेटमेंट मेंशन है। स्टेटमेंट्स को हमको पढ़ के ये बताना है कि
ये सारी जो स्टेटमेंट है किस रामसर वेटलैंड साइट को रेफर करती हैं, तो आइए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ये लोकेटेड है शिवालिक फुट हिल्स ऑफ पंजाब में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है ये एरिया जो है वो सपोर्ट करता है फ्लोरा एंड फौना को और थ्रेटेंड स्पीसीज को भी, सच एज एंडेंजर्ड इंडियन पैंगोलिन, इजिप्शियन वल्चर एंड वनरेबल लेपर्ड। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो जगह है वो बहुत हिस्टोरिक इंपॉर्टेंट साइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्मलाइज किया था क्या, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस 1954 में। तो बताइए कौन सी साइट है। 20 कंजर्वेशन रिजर्व, केशोपुर मियानी कल्चरल कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नन ऑफ द अबव। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये जो सारी स्टेटमेंट है ना वो नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रेफर करती है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना वो लोकेटेड है कहाँ, शिवालिक के फुट हिल्स में पंजाब में। फ्लोरा एंड फौना से अबेंडेंट है बिल्कुल, इसीलिए सारी स्टेटमेंट जो थी उस सेंचुरी को डिनोट करती है, रेफर करती है। देखिए यहाँ पे क्या पाया जाता है, इंडियन पैंगोलिन, इजिप्शियन वल्चर और लेपर्ड। वहाँ पे एक ह्यूमन मेड रिजर्वायर भी है जो कि भाखरा नागल प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है। हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस भी मैंने बताई थी आपको, क्योंकि इंडिया के और चाइनीज़ जो प्राइम मिनिस्टर वो यहाँ पे मिलकर फॉर्मलाइज किया था 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को। और जो रूपनगर वाइल्ड लाइफ डिवीजन है ना पंजाब का, वही रिस्पॉन्सिबल है सेंचुरी को मैनेज करने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सेंचुरी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। 10th क्वेश्चन हमारा ब्रू कम्युनिटी के बारे में है। ये हाल में ही न्यूज़ में था। हमें ये बताना है कि ब्रू कम्युनिटी कहाँ पे इनहेबिटेटेड है, नीलगिरी में, लुशाई हिल्स में, सतपुरा हिल्स में या अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। तो मैं आपको बता दूं ये जो कम्युनिटी है वो लुशाई हिल्स की कम्युनिटी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस कम्युनिटी के बारे में। देखिए जो ब्रू कम्युनिटी है ना उसको रियांग कम्युनिटी के नाम से भी जाना जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये ज़्यादातर त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहती है। त्रिपुरा में इसको वनरेबल ट्राइब ग्रुप के मतलब इस कम्युनिटी को त्रिपुरा में वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रिकॉग्नाइज किया जाता है। मिजोरम के लोशाई हिल्स में ना ये उन ग्रुप के द्वारा टारगेट की जाती है जो ऑलरेडी वहाँ पर रह रहे हैं। वो ऐसा मानते हैं कि यहाँ की इंडिजीनियस कम्युनिटी नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ब्रू कम्युनिटी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। मैं आपको 3 बायोस्फीयर रिजर्व के नाम बताऊंगा, आपको करना क्या, उनको साउथ टू नॉर्थ के सीक्वेंस में अरेंज करना है। तीनों बायोस्फीयर रिजर्व के नाम है नंदा देवी, पंचमढ़ी और अगस्थमलाई। इन तीनों को साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में आपको अरेंज करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।